हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करना एक मुहावरा है, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है दूध इंस्पेक्टर होना, ऑप्शन बी है उचित निर्णय करना, ऑप्शन सी है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना और ऑप्शन डी है मिलजुल कर रहना। अगर हम बात करें दूध का दूध और पानी पानी करना, यानी कि होता है उचित निर्णय करना, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उचित निर्णय करना ही होता है दूध का दूध और पानी का पानी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जिनमें से चारों में से शुद्ध वर्तनी है उनका चयन करना है। ऑप्शन ए है बहिष्कार, ऑप्शन बी है बहिष्कार, ऑप्शन डी है सी है बहिष्कार और ऑप्शन डी है बहिष्कार। तो अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी की तो वह ऐसे लिखा जाता है बहिष्कार। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बहिष्कार। तो किसमें लिखा दिया है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा बहिष्कार ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, यानी कि इन चारों में से जो तीक्ष्ण है उसका विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है तीव्र, ऑप्शन बी है कुंठित, ऑप्शन सी है त्यागी और ऑप्शन डी है तृष्णा। तो अगर हम बात करें तीक्ष्ण की तो इसका विलोम होता है कुंठित, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुंठित किसका विलोम होता है? तीक्ष्ण का विलोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गजबदन का पर्यायवाची है, यानी कि जो गजबदन है उसका क्या पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है गर्जन, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है गणपति और ऑप्शन डी है मेघनाथ। तो गजबदन का मतलब होता है भगवान श्री गणेश, और क्योंकि उनका जो बदन था वो किसके समान था? गज यानी हाथी के समान था, इसीलिए इनका गजबदन का पर्यायवाची होगा गणपति। क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गणपति होगा गजबदन का पर्यायवाची, इसे गणेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी कि कांटों से भरा हुआ, इसके लिए कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन ए है कंटक, ऑप्शन बी है कंटकाकीर्ण, ऑप्शन सी है कुचेला और ऑप्शन डी है विकर्ण। तो अगर हम बात करें कांटों से भरा हुआ तो इसका मतलब होता है कंटकाकीर्ण। क्या होता है? कांटों से भरा मतलब होता है कि कंटकाकीर्ण। ठीक है, कंटकाकीर्ण मतलब होता है कि कांटों से भरा हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पुत्री, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी है पोती। तो एक जो आदमी है उसने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ यानी इसकी जो माँ है उसके पति यानी कि पति की बहन जो है वो मेरी कौन है? बुआ है। तो वह महिला उस आदमी से, अगर इसकी बुआ है और इसकी भी बुआ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? इस आदमी की बहन हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहन। ठीक है, क्योंकि जो लड़की की माँ है उसके जो पति यानी उसके पिता हैं, उसकी बहन यानी उसकी बुआ है, दोनों की बुआ सेम है, यानी दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, यानी कि 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा इससे संबंधित है? तो कुत्ता के काटने से अगर रेबीज रोग फैलता है तो मच्छर के काटने से क्या होगा? ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है डसना, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है मृत्यु। जैसे कुत्ता के काटने से हमें रेबीज रोग फैलता है, वैसे मच्छर के काटने से हमें मलेरिया फैल जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलेरिया। वहीं जो चूहा होता है उसके काटने से प्लेग फैलता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, यानी कि वो कौन सा शब्द है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता? ऑप्शन ए है नन धर्म संगिनी, ऑप्शन बी है पादरी, ऑप्शन सी है मुनि और ऑप्शन डी है सूरवीर। तो जो नन यानी धर्म संगिनी और पादरी और मुनि ये तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो सूरवीर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाए, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूरवीर। ठीक है, इन चारों से भिन्न है। नाइट, सूरवीर को नाइट यानी कि योद्धा कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे कह रहा है कि निश्चित कोड में कंप्यूटरॉन को ऐसे लिखा जाता है, तो एडवांटेजेस को कैसे लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं हम कैसे लिखा जाएगा। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं,
इस प्रकार से। तो अगर हम बात करें कंप्यूटरॉन की, तो उसको हमने ऐसे करके लिखा है, तो यानी कि हमने क्या किया है कि ये जो 4 वर्ड हैं इनको हमने उल्टा लिख दिया गया है, PMOC, ठीक है। तो वैसे ही इसको 4 वर्ड्स को उल्टा लिख देंगे, ABD है, तो ABD और ऐसे किससे समझते हैं, ऐसे ये भी नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, ABD है और ABD, ये दोनों है, तो ABD और ABD है, ठीक है। आगे का मैच कर लेते हैं। आगे लिखा गया है कि RONE, तो RON के तो फिर इन्हें डिफरेंट करके लिख दिया गया है, तो SEGA होगा, तो SEGA किसमें दिया गया है, SEGA इसमें नहीं दिया गया है, SEGA इसमें दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, SEGA, ABDATL SEGA हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, यानी कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे भारत में किसके द्वारा नमस्ते योग मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो अगर हम बात करें नमस्ते योग की, तो वो हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और आयुष की फुल फॉर्म होती है, आयुष की बात करें तो ये आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद, योगा, यूनानी एंड सिद्ध होम्योपैथी। क्या होती है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी एंड सिद्ध होम्योपैथी। याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और इसी के द्वारा शुरू किया गया है एक मोबाइल ऐप नमस्ते योग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो अगले 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है रविवार, ऑप्शन बी है बुधवार, ऑप्शन सी है मंगलवार और ऑप्शन डी है सोमवार। तो अगर हम बात करें 18 फरवरी की, और इसमें भी तो अगर बात करें इधर 18 फरवरी और इधर भी 18 फरवरी, तो सेम है, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2005 से हमें 2007 जाना है, तो हमें डायरेक्ट बढ़ जाना है। 2005 से 2006 में एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2006 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो 2006 से 2007 में भी हमारा एक दिन बढ़ेगा, और टोटल हमारे 2 दिन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हमें शुक्रवार में 2 दिन ऐड कर देना है, शनिवार और रविवार, ठीक है। तो हमारा रविवार सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, यानी भारत का वो पहला कौन सा राज्य जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो अगर हम बात करें उस राज्य की जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है, तो वो हमारा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान। वही राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, और राजस्थान में काफ़ी फेमस है अपने दुर्गों के लिए और महलों के लिए, जैसे कि यहाँ हवा महल है, जल महल है, और जयगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान में हैं। वही बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात में जो नृत्य किया जाता है वो गरबा होता है। और वहीं कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर, और बेंगलोर को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। और जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए 2 जून को हर साल तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नया कर जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था कि किस पर प्रतिबंध लगा देना, तो याद रखना जो मास्टर कार्ड है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर का है, लेकिन याद रखना। आगे हमारा क्या गया है कि बस 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है। तो 2021 या फिर 2021 कहते, 22 कहते, 23 के, तो इन सब में हमारा कौन सा पासपोर्ट सबसे अच्छा रहा है, तो वो है जापान का, ठीक है। अभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो जापान ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमेशा जापान ही सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, तो ऑप्शन डी याद रखना, मरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, यानी कि भारतीय सेना उसने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ऑप्शन ए है ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन बी है विद्या बालन, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो बात करें भारतीय सेना में कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी इन चारों में से कौन सा देश है जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है भूटान। तो अगर बात करें थंडर ड्रैगन की तो वो माना जाता है भूटान को, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, ठीक है। वहीं श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टम, दो हैं, ठीक है। वहीं जापान की कैपिटल हमारी है टोक्यो और जो नेपाल है इसकी कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रियाद किस देश की राजधानी है, यानी कि जो रियाद है वो किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका, तो ये तो हो नहीं सकती। और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, तो ये तो हो नहीं सकती। म्यांमार की बात करें तो इसकी कैपिटल है बर्मा, इससे भी नहीं हो सकती। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, यानी इन चारों में से वो कौन सी सरकार है जहां मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू हुई है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना की तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू हुई है। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो ये इससे अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी और जो बिहार है इसकी कैपिटल है पटना और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है, ठीक है। और वही जो तेलंगाना है, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है वियना में, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम में और ऑप्शन डी है द हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। जैसे इसके अतिरिक्त जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं, यानी कि विश्व में प्रसिद्ध जो खजुराहो मूर्तिकलाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो अगर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाओं की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो की मूर्तिकलाएं स्थित हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मैका कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और जो मध्य प्रदेश है वहाँ आपका उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन मंदिर काफ़ी फेमस है, ठीक है। वहीं जो बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी कैपिटल है मुंबई। और वहीं अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, यानी कि क्षेत्रफल में दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है गोवा। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा है गोवा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और गोवा की कैपिटल है पणजी, ठीक है। वहीं मिजोरम की बात करें तो इसकी कैपिटल है आइजोल और सिक्किम की बात करें तो ये जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। वहीं मेघालय की बात करें मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। और गारो खासी जनजातियाँ भी मेघालय में ही पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 वर्ष होता है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। और आगे कह रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड में हम संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 30 नवंबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। तो जैसा आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, 24 अक्टूबर।
आगे हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध नवकालेवरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। तो प्रसिद्ध जो नवकालेवरा उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में नवकालेवरा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वहीं उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर है जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंदिर, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वहीं केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो नृत्य किए जाते हैं और जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु में किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल है पटना। और बिहार की जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी हमारी एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, इसकी फुल फॉर्म भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, याद रखना। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो मीथेन तो हमारी एक हरित गृह गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये तीनों हमारी हरित गैस होती हैं। लेकिन नाइट्रोजन होती है ये 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, यानी सबसे अधिक, और ये हमारी हरित गृह गैस नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, यानी कि जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन डी है युद्ध में वीरता के लिए। तो जो ये अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हम युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए देते हैं अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 41 से 45 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि अब हमारा एक गद्यांश दिया गया है और इसके हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो हमारा गद्यांश इस प्रकार से, आप पहले बहुत अच्छे से गद्यांश पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में युद्ध बिना किसी इच्छादेश और खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी से सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इसी स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के हों। इसके साथ ही एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा था गद्यांश। जो इसका पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है सभी धर्मों का आदर करना, ऑप्शन बी है किसी भी धर्म को ना मानना, ऑप्शन सी है धर्म की अवज्ञा करना और ऑप्शन डी है धर्म में हस्तक्षेप ना करना। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि वो सभी धर्मों का आदर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी धर्मों का आदर करना ही धर्मनिरपेक्षता होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का आदर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, यानी कि हम कैसे मान लें कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसा था, जनतांत्रिक था। तो हमारा ऑप्शन ये है कि ये महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। ऑप्शन बी इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी ये स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था और ऑप्शन डी इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। तो अगर हम बात करें कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इसमें सभी जातियों ने, वर्गों ने, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, यानी कि लोगों का था। ठीक है, इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्णीय शब्द का अर्थ है, यानी कि इस गद्यांश में जो स्पर्णीय शब्द का प्रयोग किया था उससे मतलब क्या है हमारा। ऑप्शन ए है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन बी है त्याग की हुई, ऑप्शन सी है त्याग करने योग्य और ऑप्शन डी है प्राप्त की हुई। तो स्पर्णीय का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, यानी कि वे वस्तु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे स्पर्णीय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। स्पर्णीय मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, यानी कि इस गद्यांश में उपयुक्त रूप से लेखक ने क्या बताया है। तो ऑप्शन ए है आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, सी है गुलाम देश की दशा कैसी थी और ऑप्शन डी है आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। तो हमारे अगर बात करें इस गद्यांश की तो इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, यानी कि इस गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है धार्मिक आस्था और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है जनतांत्रिकता से हानि बताना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी राय के दोष गिनाना और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। तो इस गद्यांश में लेखक का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या लेखक का उद्देश्य था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेषताएं बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया उस पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 40 से 50 के उत्तर देने हैं। तो हमारा गद्यांश है कि विधाता रचित सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वप्रथम नमूना, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ में भी, क्योंकि मानव मंत्र विचारणा के रूप में घटित होता है, उसी का कृतरूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक और लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है, अद्भुत या अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही प्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को अप्यायित करने के अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इस मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल और नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से गतिशील बपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वे काल कवलित हो जाए, ये विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू और व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जाए तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नवीनगामी अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ और सामान्य रूप क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया था। निरंतर अध्यवसायपूर्ण साधना के अंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। ये एक ज्ञातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्तवर्ग का परीक्षण अति आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उत्तक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। ओफो, कितना लंबा हमारा ये पैराग्राफ था। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बड़ा पैराग्राफ था। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, यानी शल्य चिकित्सक ने कौन सी दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए है जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, ऑप्शन बी है शल्य चिकित्सक का महत्व स्थापित करना, ऑप्शन सी है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना और ऑप्शन डी है मानव शरीर को मृत्यु से बचाना। तो अगर हम बात करें इस सिद्धांत में शल्य चिकित्सकों की, तो उन्होंने स्वीकार किया था अपनी इस दायित्वपूर्ण चुनौती को कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाएंगे। किसी का मतलब हम अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाएंगे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामेय शब्द का प्रत्यय है, यानी कि जो अनुच्छेद में निरामेय शब्द का प्रयोग किया गया था उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी है नवीन, ऑप्शन सी है अद्भुत और ऑप्शन डी है स्वस्थ। तो निरामेय शब्द का पर्यायवाची है स्वस्थ। ठीक है, निरामेय बनाएंगे मतलब अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप
माना गया है क्योंकि, यानी मानव इसको सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है। ऑप्शन ये है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन बी है लघु मानवीय विधाता की सच्ची सृष्टि है। ऑप्शन सी है मन की शक्ति अपराजेय है। ऑप्शन डी है मानव सृष्टि का सिरमौर है। तुम्हारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है, क्योंकि मानव की सृष्टि को लघु रूप, मानव को सृष्टि का लघु रूप इसलिए माना गया है क्योंकि मानव के मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, यानी कि जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि होती है उसका अपेक्षाकृत क्या अभाव होता है। ऑप्शन ए है साहित्यकार में। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक में। ऑप्शन सी है शल्य चिकित्सक में। ऑप्शन डी है साहित्य शास्त्री में। तो अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत किसमें अभाव होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य शास्त्री में। ठीक है, साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, कि यानी मानव शरीर है उसे यंत्रवत क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए है मानव शरीर दृढ़ मांसपेशी और अवयव से निर्मित होता है। ऑप्शन बी है मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। ऑप्शन सी है अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। और ऑप्शन डी है मानव शरीर यंत्र की भांति लवणमय होता है। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए मानव शरीर को यंत्रवत कहा जाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, यानी कि भारत के इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं थे। ऑप्शन सी थे हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे। और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो अगर हम भारत के इतिहास में धन्वंतरी की बात करें तो वे एक चिकित्सक थे, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे, उनकी सभा को सुशोभित करते थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, और चंद्र विक्रमादित्य की उपाधि थी विक्रमादित्य की, उनका वास्तविक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, लेकिन तीनों में से कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में आया, आपको क्रम से लगाना है। तो ऑप्शन ए है टॉमस रो, ऑप्शन बी है फाहान, ऑप्शन सी है हैंगसोंग। तो जो टॉमस रो था वो तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, किसके, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, फाहान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और जो हैंगसोंग था वो हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, इसमें जो हमारा फाहान था वो सबसे पहले आया था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल पहले था। फिर हैंगसोंग था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फिर टॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट हो जाएगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। सबसे पहले फाहान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, फिर आया था आपका हैंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में, फिर आया टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध से अंग्रेजों से पराजित हुआ था, यानी कि जो सिराजुद्दौला था वो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन ए है बक्सर का, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है बॉडी वॉश का, और ऑप्शन डी है प्लासी का। तो अगर हम सिराजुद्दौला की बात करें तो उसके और अंग्रेजों के बीच में 1757 में एक युद्ध हुआ था, और बहुत ही फेमस युद्ध था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था 1757 में। फिर जो बक्सर का जो युद्ध हुआ वो 1764 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था, यानी कि इन चारों में से वो कौन था जो हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन ए है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो अगर हम बात करें उस व्यक्ति को जो हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था, वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था वो हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कट्टर समर्थक था हड़प्पा नीति का लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न का मिलान करें। ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल आर्मी है, और दूसरा हमारा गदर पार्टी है, तीसरा हमारा मित्र मेला, और चौथी हमारी होम रूल लीग है। तो लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर और श्रीमती एनी बेसेंट, तो इनसे कौन सी पार्टी से कौन संबंधित हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो गदर पार्टी इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, यानी कि हमारा बी का जो है वो वन आएगा। फिर हमारा जो था वो था आपका मित्र मेला के जो थे वो बी.डी. सावरकर थे, यानी कि हमारा सी का क्या आएगा, 3 आएगा। फिर हमारा जो होम रूल लीग था इसकी श्रीमती एनी बेसेंट थी, यानी 4 का जो हमारा है वो डी आएगा। ठीक है, और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसके सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि जो हमारा ए है इसका हमारा 2 आएगा। तो
2134 होगा। तो 2134 कौन से क्वेश्चन में दिया गया है आंसर में? 2134 यानी आंसर डी में दिया गया है 2134। ठीक है, हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। यानी कि जो हमारा गदर इंडियन नेशनल आर्मी है, यानी कि जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला की बीडी सावरकर ने की थी और होम रूल लीग की श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गदर पार्टी के लाला हरदयाल, मित्र मेला के बीडी सावरकर, होम रूल लीग की श्रीमती एनी बेसेंट और इंडियन नेशनल आर्मी के सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं। यानी कि मौर्यकाल में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है हैंगसोंग और ऑप्शन डी है फहान। तो मौर्यकाल में जो इंडिका लिखी गई थी उसके हमारे मेगस्थनीज के थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। वही जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था और हैंगसोंग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हैंगसोंग की एक पुस्तक थी सी क्यू की और फहान की एक पुस्तक थी फो क्यू की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? यानी कि पहली बार साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1926। अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, जो 1927 में बनकर तैयार हो गया था और अगले वर्ष 1928 में भारत आया था। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1928 में भारत आया था। और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, इसीलिए उनके विरोध करते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। 1928 में ये भारत आया था। ठीक है, अभी था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक ही आडाटी का जवाब हिंदुस्तान देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कराची और ऑप्शन डी है लाहौर। तो अगर हम बात करें पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की, तो ये हमारा 1929 का अधिवेशन था जो कि हुआ था लाहौर में। लाहौर में 1929 का जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी जो ठीक है और इसकी अध्यक्षता की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, याद रखना। और वहीं जो हमारा लखनऊ आया तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे और वही मुस्लिम लीग था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आगे हमारा कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? यानी कि द माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर। यानी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब चढ़ा गया था? ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1953। तो अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर तो इस पर सबसे पहले 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने पहली बार चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है फजलुल हक। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे और उसका विरोध किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है और इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था महात्मा गांधी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? यानी कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी है अनुशीलन समिति। तो अगर हम बात करें उस क्रांतिकारी संगठन की जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। वहीं जो
गदर पार्टी की इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, यानी कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो वो हमारी बनी हुई है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी से हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भरतपुर में स्थित पंछी अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो भरतपुर में एक पंछी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है घाटरवा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है दर्रा अभ्यारण्य। तो भरतपुर जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान में एक पंछी अभ्यारण्य है, उसका नाम है आपका केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर में। ठीक है, वही घाटरवा अभ्यारण्य जो है वो चंदौली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का क्या स्रोत है। ऑप्शन ए है दल्ली राजहरा, ऑप्शन बी है राजनांदगांव, ऑप्शन सी है उमरिया और ऑप्शन डी है कोरबा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि हमारे 4 दर्रे दिए गए और बताना है कौन सा जोड़ा सही है और कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ये है जोजिला और बुर्जिल, ये क्या हमारे जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी है बारालापचा ला और शिपकिला, ये क्या उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है थांगाला नीतिपास और लिपलेख, ये क्या हिमाचल प्रदेश में है। और चौथा है नाथुला और जेलेपला, ये क्या सिक्किम में है। तो अगर हम बात करें जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रे की, तो जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये दोनों दर्रे हमारे हैं जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा बारालापचा और शिपकिला दर्रा ये हमारे हैं हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। थंगाला नीति पास और लिपलेख ये उत्तराखंड में, तो हिमाचल प्रदेश गलत हो जाएगा। और नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा ये सिक्किम में, तो ये भी सही हो जाएगा। इसने हमसे पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो हमारा पहला सही है, चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में दूसरा तीसरा दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है लास्ट वाला डी, दूसरा और तीसरा दिया गया है ऑप्शन डी में, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी है नारवन एडवर्ग, ऑप्शन सी है एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो भारत में अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो इनके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, नहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है इनका बर्थडे होता है 26 नवंबर को। किसका, 26 नवंबर को होता है, इसलिए हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और वहीं जो वर्ल्ड मिल्क डे वो हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। आगे कह रहा है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, यानी कि वो क्या बढ़ेगा जिसके फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन ए है ब्याज दर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत कर, ऑप्शन सी है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन डी है शेयरों की कीमत। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप जो निजी निवेश होता है उसमें वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। आगे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था की, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र। तो अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की तो उसे हम तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए। वहीं जो कृषि क्षेत्र है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं और जो उद्योग वगैरह है उसको हम द्वितीय क्षेत्र से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि जो भारत में आर्थिक सुधार 1991 में हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर हम बात करें 1991 में तो हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थिक सुधार के समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। यानी कि हमारे जो 4 विषय दिए गए इनमें से कौन सा हमारे राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी है जेल और ऑप्शन डी है कानून और व्यवस्था। तो अगर हम बात करें राज्य सूची की तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो राज्य सूची का सम्मिलित नहीं है, जबकि पुलिस हमारी राज्य सूची में आती है, जेल जो होता है वो भी राज्य सूची में आता है और कानून व्यवस्था ये भी राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, पुलिस, जेल और कानून व्यवस्था ये राज्य सूची में आते हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में नहीं आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी है शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। अगर हम बात करें अर्धसंघीय संरचना की तो हमारे भारत की विशेषता है, हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, लिखित संविधान भी और संविधान की सर्वोच्चता भी है, शक्तियों का वितरण भी है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यानी कि भारत के नागरिकों को क्या आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो भारत के नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रत्यय हैं। और राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 91 के बीच में ये हैं। वही जो मौलिक अधिकार है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए हैं, यानी कि सोवियत संघ से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। और ये जो हमारे हैं ये हमारे जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये कितने हैं, ये 51 के ए में है। ठीक है, 51 के ए में है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए तो अनुच्छेद 40 हमारा सही हो जाएगा। जो हमारे अनुच्छेद 40 है वो कहता है कि ग्राम पंचायतों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का विचार किसने रखा था। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। जो अशोक मेहता समिति है उसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है। ऑप्शन ए है हृदय रोग, ऑप्शन बी है दमा या अस्थमा, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है मधुमेह। अगर हम बात करें कर्कटजनक रसायन से तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा कैंसर। कैंसर होता है वो कर्कटजनक रसायन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। यानी कि हमारी जो त्वचा है उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है अंतःचर्म यानी एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी है विशिष्ट चर्म यानी स्पेशियल डर्मिस, ऑप्शन सी है चर्म यानी कि डर्मिस, ऑप्शन डी है अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। यानी कि जो बिजली होती है उसका प्रवाह सर्किट में कब होता है। ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, ऑप्शन सी है स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन डी है स्विच बंद होने पर। तो जो बात की बिजली का प्रवाह सर्किट में वो होता है स्विच बंद होने पर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। यानी कि जो प्रतिरोध है उसकी एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है फेराडे, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है ओम। तो अगर हम बात करें प्रतिरोध की तो इसकी एसआई इकाई होती है ओम। क्या होती है, ओम होती है प्रतिरोध की एसआई इकाई। आगे कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो नींबू होता है उसका खट्टा स्वाद होता है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी
सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो अगर नींबू की बात करें तो उसका खट्टा स्वाद होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं जो छिड़का होता है उसमें खट्टा स्वाद होता है एसिटिक अम्ल के कारण। फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।